आओ आइए तो स्टार्ट करते हैं बिना किसी बातचीत के। आ जाओ आ जाओ आ जाओ। ये कल हमने पढ़ लिया था। आज वैसे कम कम घुसेगा आपके दिमाग में तो मैं कम कम ही मसाला लाया हूँ। ऑडिट का हमने पढ़ लिया था। रैकरिंग ऑडिट के केस में नॉर्मल चीजें करते हैं, एंगेजमेंट, स्ट्रेटेजी, डेवलपमेंट प्लान और डॉक्यूमेंटेशन। ठीक है। क्या मैंने जब मैं ये पढ़ा रहा था आपको तो मैंने यही बोला था कि अभी तक ऑडिट करने हम पहुंचे नहीं है, अभी तो सिर्फ प्लानिंग चल रही है, अभी तो सिर्फ प्लानिंग चल रही है, अभी तो पहुंचेंगे तब काम चालू होगा, है ना। आ जाओ। फिर हमने पूछा था कि कोई अगर इनिशियल ऑडिट एंगेजमेंट है मेरे बच्चे, क्या है, तो हमें एडिशनल कंसिडरेशन देना होता है। एडिशनल कंसिडरेशन किसको देना होता है? एस से 220 को, जो बात करता है किसकी? क्वालिटी कंट्रोल की। क्वालिटी कंट्रोल की, जहां पे हमने दो लेवल पे देखा था, इंडिविजुअल है ना, और फर्म लेवल पे। अरे बोलो, याद है आपको? जो इसका ऑब्जेक्टिव भी बताया था मैंने, क्या ऑब्जेक्टिव है? ऑब्जेक्टिव में क्या क्या चीजें थी? एक, कंप्लायंस करना सारे प्रोविजन का, और दूसरा था अप्रोप्रिएट रिपोर्ट देना। अप्रोप्रिएट बने, याद है नहीं है? कुछ भी याद नहीं है? आ जाओ। एडिशनल कंसिडरेशन एक और था कि हम कम्युनिकेट करेंगे पुराने वाले ऑडिटर से कि क्यों भाई हम ऑडिट ना लें, क्यों भाई हम ऑडिट ना लें, है ना। तो वो बोलेगा ये फीस नहीं देते, गंदे क्लाइंट है, हमारी नहीं दी तुम्हारी क्या देंगे, क्यों कर रहे हो काम। तो उस केस में आप एक्सेप्ट नहीं कर सकते। चले। और कोई ऐसी चीज जो कंप्लायंस को इफेक्ट कर सकती है वो आप उससे पूछ लोगे तो वो बता देगा कि पिछली बार मैंने ये क्वेरी निकाली थी, आप देख लेना। चले। आ जाओ। अब आज हम पढ़ने जा रहे हैं क्या बच्चे? ऑडिट प्रोग्राम। प्रोग्राम क्या है? प्लान और प्रोग्राम में क्या डिफरेंस हो सकता है बताइए। हाँ, एग्जीक्यूशन स्टेज है ये, यानी यहाँ पे हम डिसाइड करेंगे, जैसे हमने प्लान बनाया फेयरवेल होने वाला है, अब डिसाइड करेंगे कि पहले डांस होगा, ये प्रोग्राम है। अब पहले डांस होगा, या पहले खाना पीना होगा, या पहले स्पीच होगी किसी की, है ना, या कोई स्टैंड अप आगे करेगा, या कोई गेम खेलेंगे। ये सब क्या है? अब प्रोग्राम का हिस्सा है। प्लान क्या था? फेयरवेल होगा, ऐसे ऐसे होगा, ये खाना पीना बनेगा, डन। प्रोग्राम क्या है? डिटेल में जाके एक एक चीज को कि इसका काम कौन करेगा, मतलब हमने कोई एरिया डिसाइड कर दिया, मान लो हमें पता है कि वाउचिंग करनी पड़ेगी, किसी भी ऑडिट में आप जाओगे तो आपको वाउचिंग तो करनी ही पड़ेगी, है ना। तो हमने डिसाइड कर लिया कि वाउचिंग कौन करेगा, कौन सा प्रोसीजर अप्लाई करेंगे जब वाउचिंग करेंगे, क्या सैंपलिंग करेंगे या 100% करेंगे, कौन से एरिया होंगे, समझ आ रहा है आपको। तो ये जो प्रोग्रामिंग है ना, ये कर रहा है हमारे ऑब्जेक्टिव को बांट रहा है छोटे छोटे ऑब्जेक्टिव्स में। क्या कर रहा है? हाँ, हमारे एक बड़े ऑब्जेक्टिव को हम छोटे छोटे ऑब्जेक्टिव में बांटकर उसका प्रोसीजर डिसाइड करेंगे कि क्या प्रोसीजर होने वाला है। आया? क्या प्लान और प्रोग्राम में थोड़ा थोड़ा डिफरेंस समझ में आ रहा है? अभी पूरा आएगा, मैंने पूरा लिखा है, ये देखो डिटेल में लिखा है आपके लिए, सिर्फ आपके लिए। ऑडिट, प्लान और प्रोग्राम, सही है। चलें, भेजा हुआ है, ये तो पिछली स्लाइड है। चलें, आ जाओ पढ़ते हैं। देखना क्या समझ में आ रहा है? ऑडिट प्रोग्राम इज ए डिटेल प्लान ऑफ वर्क prepared by the auditors so as to ensure that the audit is conducted in an effective and efficient manner। सही है। हमारा पूरा प्लान है कि हमें ऑडिट करना है, लेकिन हमें उस ऑडिट के एक बड़े ऑब्जेक्टिव को अचीव करने के लिए बहुत सारे छोटे छोटे ऑब्जेक्टिव को क्या करना पड़ेगा बच्चे? अचीव करना पड़ेगा। तो उसको बोलते हैं प्रोग्राम बनाना। आज का क्या प्रोग्राम है, कल का क्या प्रोग्राम है, परसों का क्या प्रोग्राम है। तो एक बड़ा टाइम पीरियड है ऑडिट में, तो वो सारे डे वाइज, दिन वाइज प्रोग्राम सेट होंगे कि कौन बंदा क्या क्या कैसे कैसे करेगा, उस प्रोग्राम में कौन से प्रोसीजर फॉलो होंगे ये भी उसमें लिखा जाएगा। आ रहा है या नहीं आ रहा? चले, चलो। ऑडिट ऑडिट प्रोग्राम बिसाइड्स अदर थिंग प्रोवाइड द डिटेल ऑफ नेचर, टाइमिंग एंड एक्सटेंट ऑफ ऑडिट प्रोसीजर प्लान टू बी परफॉर्म। ये भी सेम चीज बता रहा है, देखो, नेचर, टाइमिंग एंड एक्सटेंट किसकी? ऑडिट प्रोसीजर की, जो प्लान हो चुके हैं
अब जो परफॉर्म करने हैं। आया समझ में आपको? प्लान कर चुके हैं अपन, अब जो परफॉर्म होने हैं उसकी डिटेल यहाँ पे हम लिखेंगे। डन? आ रहा है या नहीं आ रहा? हम्म। कह रहा है जो ऑलरेडी प्लान हो चुके हैं उसको कैसे परफॉर्म करना है यहाँ पे डिस्कस होगा वो। चले आगे आ जाओ। कह रहा है ऑडिट प्रोग्राम आल्सो प्रोवाइड वेरियस मेथड एंड मींस बाय विच द ऑडिट प्रोसीजर आर टू बी परफॉर्म। यानी ये बताता है कि किस तरीके से आप वो प्रोसीजर को लगाने वाले हो। यानी ये मेथड भी बताएगा कि क्या मेथड और क्या मींस अप्लाई होने वाला है आपके ऑडिट प्रोसीजर में। समझ में आ रहा है आपको? जैसे आप मान लो कि आपका ऑडिट प्रोसीजर था कंप्लायंस प्रोसीजर, क्या होता है वो? टेस्ट ऑफ कंट्रोल। क्या होता है? अरे बोलो। प्रोसीजर, प्रोसीजर, कंप्लायंस प्रोसीजर, सब्सटैंटिव। तो व्हेन दे इंटरनल कंट्रोल एग्जिस्ट, है ना? तो कंप्लायंस प्रोसीजर आपको लगाना है, तो आप कंट्रोल को चेक कैसे करोगे? क्या तरीका होगा? आ रहा है आपको? तो वो तरीका आप उसमें लिखोगे कि कौन सा मेथड आप लगाने वाले हो। ठीक है? और आप ये भी लिखोगे कि अगर कंप्लायंस नहीं लग रहा तो सब्सटैंटिव लगेगा, और सब्सटैंटिव कितना डिटेल में जाके लगेगा? क्या सैंपलिंग बेसिस पे लगाओगे, या तुम एक एक आइटम चेक करोगे? क्या आप दिन दिन में 10 एंट्री चेक करोगे, या दिन की सारी एंट्री चेक करोगे? क्या आप 5,000 से ऊपर वाले ट्रांजैक्शन चेक करोगे, या सारी ट्रांजैक्शन चेक करोगे? तो ये आपको वहां लिखना पड़ेगा। चले? कह रहा है ऑडिट प्रोग्राम ऑल्सो प्रोवाइड द वेरियस मेथड एंड मीन्स बाय विच द ऑडिट प्रोसीजर आर टू बी परफॉर्म। आपका एक तरीका ये भी हो सकता है, आप जाके ऑडिट ट्रेल देखो। हाँ, आप इंटेलिजेंट बच्चे हो, आप आईटी की भी नॉलेज रखोगे फ्यूचर में, और आपने एमसीए में भी पढ़ा है कि कौन सा अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर कंपनी यूज कर सकती है जो ऑडिट ट्रेल मेंटेन करता हो और जो एडिटेबल ना हो। तो आप ये चीज भी जाके चेक कर सकते हो, टेस्ट ऑफ कंट्रोल हो जाएगा उससे। आप बोलोगे एडिटेबल ऑडिट ट्रेल वाला सॉफ्टवेयर है, वैसे ही जिंदगी झंड हो गई, खराब हो गया, कंप्लायंस प्रोसीजर खत्म हो गया वहां पे, क्योंकि एडिट हो सकता है तो कंप्लायंस प्रोसीजर तो रहा ही नहीं, फिर आपको टेस्ट ऑफ डिटेल ही करना पड़ेगा। आ रहा है या नहीं आ रहा समझ में? आ रहा है? चलो, एक छोटी सी बात पूछूं, कल ऑडिट से निकली थी, कल मैं ऑडिट पे गया था, तो पूछूं आपसे? मेरे को बताना, एक कंपनी है, उसने लोन लिया हुआ है मान लो 50 करोड़ का। कितने करोड़ का? 50 करोड़ का। अब ये जो लोन है ये 20 साल का लोन है। इसमें से आप कैसे शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म कैसे डिवाइड करोगे? इस साल का ड्यू मतलब? यानी जो हमने अभी पे करा होगा पूरे साल में, मान लो ये ऑडिट अगर 22-23 की है, सुन लो सुन लो सुन लो, क्वेश्चन सुन लो। मान लो ये ऑडिट हम 22-23 का चेक कर रहे हैं फाइनेंशियल ईयर, तो अब आप क्या कहना चाह रहे हो मेरे को बताना, कौन सा वाला शॉर्ट टर्म हो जाएगा? 50 करोड़ है, 50 करोड़ का लोन आउटस्टैंडिंग है 20 साल के लिए, 20 साल के लिए आउटस्टैंडिंग है। 23-24 में जो ड्यू होगा, ड्यू मतलब जो ईएमआई यहाँ पे हो रही होगी, ईएमआई पे हो रही होगी ना, पर मंथ की लोन में ईएमआई पे होती है, और यहाँ भी ईएमआई पे हुई होगी। तो क्यों नहीं? वो डिवाइड होगा, लॉन्ग टर्म कितना है उसमें से शॉर्ट टर्म कितना है। अरे तुमने पढ़ा है करंट लायबिलिटी किसको बोलते हैं 11th में? उसमें क्या बोला जाता है? जो रिपोर्टिंग डेट से 12 महीने में पे हो जाएगा,
या जो ड्यूरिंग द ईयर पे हो जाएगा। नॉर्मल ऑपरेटिंग साइकिल में अगर कोई चीज पे हो रही है और ड्यूरिंग द ईयर अगर कोई आपकी लाइबिलिटी पे ऑफ हो जा रही है तो वो करंट है, शॉर्ट टर्म है। करंट है, शॉर्ट टर्म है, तो ये वाला भी होगा। और जो आपको लगता है आप अगले 12 महीने में पे कर दोगे, ये वाला भी शॉर्ट टर्म होगा। हाँ, तो जो 12 महीने कैलकुलेट होते हैं ना, वो हमेशा रिपोर्टिंग डेट से होते हैं, बैलेंस शीट से। और ये वाला ड्यूरिंग द ईयर का पीरियड माना जाता है। आया, ये जनरल नॉलेज थी वैसे ही कि कैसे आप डिवाइड करोगे किसी लोन को, कितना शॉर्ट टर्म है कितना लॉन्ग टर्म है। चले, ये सब पढ़ लिया, आगे चले। हम्म, हाँ, जो ये ईएमआई, इंटरेस्ट क्या होगा उसमें? दीदी सही बोल लिया, हाँ। चलो आगे। तो 23-24 वाला आएगा आप कह रहे हो, और 22-23 वाला वो पिछली साल आया होगा। वो पिछली साल आया होगा लाइबिलिटीज में, तो यानी अब नहीं बचेगा वो स्टैंड नहीं करेगा। तो स्टैंड कौन सा करेगा? जो फ्यूचर में हम ईएमआई पे करने वाले हैं। यही हो रहा था, आ जाओ। अब सुनो 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 सुनो, यहां तक हो गया, समझ में आ गया मेथड और मीन्स। अब हम बात कर रहे हैं ऑडिट प्रोसीजर की। ये आपको पता है, बस आप पढ़ते देखते जाना है ना। आपको पता है, देखो, ऑडिट प्रोसीजर मतलब कौन सा हम मेथड या कौन सा मीन्स यूज करने वाले हैं, यानी टेक्निक की बात हो रही है। आप इंक्वायरी करोगे, आप इंस्पेक्शन करोगे, या आप एनालिटिकल प्रोसीजर लगाओगे। एनालिटिकल प्रोसीजर क्या होते हैं सर? रेशियो एनालिसिस। हाँ, और भी एनालिटिकल चीजें होती हैं, जैसे आप ऐसे कर सकते हो कि आपने ना एक क्वार्टर पकड़ लिया, क्वार्टर वन, इसकी सेल्स देख ली और इसका नेट प्रॉफिट पकड़ लिया, और ऐसे ही कॉरस्पॉन्डिंग ईयर में पिछले साल जाके देख लिया क्वार्टर वन, उसकी सेल्स देख ली, इसका नेट प्रॉफिट पकड़ लिया। तो अगर कोई मेजर डेविएशन आ रहा है तो आप पकड़ सकते हो कि क्यों आ रहा है। आ रहा है आपको समझ में? तो ये सब एनालिटिकल प्रोसीजर ये हो गए जो आप अपने माइंड से कोई भी चीजें यूज कर सकते हो। आ रहा है? देखो, इंक्वायरी तरीका है, एक इंस्पेक्शन तरीका है, एनालिटिकल प्रोसीजर तरीका है। तो कह रहा है हम आरएपी करेंगे, अंडरस्टैंडिंग ऑफ एंटिटी, इट्स इन्वायरमेंट और इंटरनल कंट्रोल, ये तो कर ही चुके हैं। फिर कह रहा है हम टेस्ट ऑफ कंट्रोल वहाँ पे यूज कर सकते हैं, यानी इवेल्युएट कर सकते हैं इंटरनल कंट्रोल को। दूसरी चीज है हम टेस्ट ऑफ डिटेल लगा सकते हैं, एग्जामिन कर सकते हैं फाइनेंशियल स्टेटमेंट, और हम ये सारे प्रोसीजर भी फॉलो कर सकते हैं। ये टेस्ट ऑफ डिटेल के ही हैं। टेस्ट ऑफ डिटेल का मतलब है आप एक्सटर्नल कंफर्मेशन मंगा सकते हो, यानी मान लो आपको डेटर का बैलेंस चेक करना है, आपको डेटर का बैलेंस चेक करना है जो आपके पास आ रहा है। अब वो कैसे चेक होगा? आप सामने वाले से बोल दोगे कि हम तेरे क्रेडिटर में खड़े होंगे भाई, तू अपने क्रेडिटर में जो हमारा तूने लेजर बनाया हुआ है ना, वो भेज दे साइन करके उस पे। तो वो लेजर कंफर्मेशन निकलती है एक, आपके सॉफ्टवेयर से निकल जाएगी लेजर कंफर्मेशन, उस पर वो बंदा साइन करके भेज देगा। तो वो एक तरह का क्या हो गया, एक्सटर्नल कंफर्मेशन हो गई, जिस पे आप रिलाई कर सकते हो कि ये डाटा आ रहा है आपके डेटर का। अब आपको उसे उस डाटा से मैच करना पड़ेगा अपने डेटर को। समझ में आ रहा है आपको? आ रहा है या नहीं आ रहा? हाँ, समझ पा रहे हो ना? जैसे डेटर हमारी बुक में खड़े होंगे तो हम उसकी बुक में क्रेडिटर खड़े होंगे, वो साइन करके दे देगा, उससे अगर आपका मैच हो रहा है टेस्ट ऑफ डिटेल हो गया। ठीक। कहता है रिटर्न रिप्रेजेंटेशन ले सकते हो आप। रिटर्न रिप्रेजेंटेशन मतलब मान लो कोई कैपिटल में इंट्रोडक्शन हुआ था, मान लो ड्राइंग हुई थी, कोई ऐसा काम हुआ था जिसमें मैनेजमेंट बोल रहा है ये हमने करा है, तो कैश का कोई बैलेंस है, कैश कैसे सर्टिफाई करोगे आप? तो आप इन चीजों की रिटर्न रिप्रेजेंटेशन ले सकते हो कि आप बोल सकते हो मैनेजमेंट से कि आप साइन करके दो ये बात कि 31 मार्च को आपके गले में इतना कैश था। तो वो साइन करके देंगे ये बात, जिसका कोई एविडेंस नहीं है उसकी आप क्या मान सकते हो? रिटर्न रिप्रेजेंटेशन। आ रहा है या नहीं आ रहा? दूसरी एक और चीज, रिकैलकुलेशन लगा सकते हो आप। रिकैलकुलेशन बोले तो मान लो इंटरेस्ट का कोई खर्चा क्लेम करा है ईएमआई का,
आप उसको कैलकुलेट करके देख लो आपके हिसाब से इतना इंटरेस्ट बन रहा है या नहीं बन रहा है इतने लोन के ऊपर। हो सकता है लोन हो 10 लाख रुपए का और 5 लाख का इंटरेस्ट ही क्लेम कर रखा हो इंटरेस्ट पीएनएल में। झूठा झूठा आ रहा है या नहीं आ रहा? तो आप कैलकुलेशन करके निकाल के दिखाओगे कि भैया इंटरेस्ट तो इतना बनना चाहिए, आपने इतना क्यों क्लेम करा हुआ है। आगे आ जाओ। ऑब्जर्वेशन, ऑब्जर्वेशन क्या होता है? आपने कोई एग्रीमेंट पढ़ा, आपको ऐसा लग रहा है ये तो मेमोरेंडम के अपोज जा रहा है, कैसे कर रहे हो भाई ये काम? हाँ, तो ये जो हमारा काम है ना ऑडिट का, बहुत ज्यादा वास्ट है, इसकी कोई सीमा ही नहीं है। आप कोई भी चीज उठा के कुछ भी चीज चेक करके कुछ भी क्वेरी निकाल सकते हो, ठीक है। और वास्ट होने के कारण आपको ये भी समझ में आना चाहिए कि कितनी बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। आप साइन करके दे रहे हो ओपिनियन, अगर आप बना के दे रहे हो तो ठीक। खैर छोड़ते हैं, यहाँ पे आपको समझ में आया कि ये सब प्रोसीजर हैं जो हम फॉलो कर सकते हैं। तो आप पे मसाला है क्या प्रोसीजर में लिखने के लिए? हाँ बोलो। इसे आप डिटेल में पढ़ भी लोगे इंस्टीट्यूट की बुक से तो और ज्यादा मसाला आपका स्टेटमेंट फॉर्म में हो जाएगा। यहाँ तो आपको शॉर्ट फॉर्म में दिया गया है। आ रहा है या नहीं आ रहा? चले आ जाओ। अब देखो बच्चे, देखना ये तो बहुत ही इजी पार्ट है। कह रहा है while preparing the audit program auditor should consider the following। जब आप कोई ऑडिट प्रोग्राम बना रहे हो तो आपको ये सारी चीजें बेटा क्या करनी है? कंसिडर करनी है, यानी ध्यान में रखनी है। चले 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 आ जाओ। देखो देखो ध्यान से, बहुत इजी इजी लगेगा। कह रहा है ऑडिट प्रोग्राम शुड बी ड्रॉन कंसिडरिंग द स्कोप ऑब्जेक्टिव ऑफ ऑडिट, यानी वो स्कोप और ऑब्जेक्टिव के हिसाब से होना चाहिए। आ रहा है समझ में? आपको नहीं आ रहा? मान लो आपका ऑडिट ही था कि आपको जाके स्टॉक वेरीफाई करना है, आपको एक लिमिटेड वर्क मिला कि आपको स्टॉक को सर्टिफाई करके देना है, तो वहां पे क्या जाके आप कंप्लायंस चेक करोगे? दूसरी क्या एमसीए की कंप्लायंस चेक करोगे? बोलो। वहां पे आप क्या डिजाइन करोगे? आपका जो ऑडिट प्रोग्राम डिजाइन होगा, जिस बंदे को भी आप अपॉइंट करोगे, भेजोगे, कोई सीनियर आपका स्टाफ होगा, तो आप क्या करोगे बताओ? आप अपना स्कोप देखोगे कि मेरे को काम क्या करना है, मेरे को स्टॉक सर्टिफाई करवाना है। ऑब्जेक्टिव क्या है हमारा ऑडिट का? छोटा सा ऑब्जेक्टिव है कि स्टॉक सर्टिफाई करवाना है। समझ रहे हो इस बात को? तो आप उसके हिसाब से ही प्रोग्राम बनाओगे। आप उसको बोलोगे भाई AS2 पढ़ के आ, पहले तो AS2 पढ़वाओगे ना उससे कि भैया इन्वेंट्री की वैल्यूएशन कैसे होगी, क्या क्या चीजें होंगी, कौन सा मेथड बना है, कौन सा मेथड यूज कर सकते हैं। आ रहा है या नहीं आ रहा? तो उसको आप बोलोगे। फिर उसके बाद आप बोलोगे कि मान लो उसकी इन्वेंट्री में अलग अलग तरह के 100 आइटम है। हाँ, मैक्स की, आपको मैक्स में जाते होगे आप शॉपिंग करने, स्टैंड मैक्स होता है, क्या होता है, उसमें जाते होगे, अलग अलग वैरायटी है दुनिया भर की। हाँ, मान लो कोई रिलायंस डिजिटल मान लो, वहां पे कैमरा है, टीवी है, एलसीडी है, पता नहीं दुनिया भर की चीजें, मशीनें बिक रही हैं, है ना, फोन्स बिक रहे हैं। स्टॉक समझ रहे हो कितनी सारी वैरायटी हो गई इन्वेंट्रीज में। तो आप उसको डिजाइन करोगे कि कैसे कैसे आपको फॉलो प्रोग्राम बनाना है। आ रहा है या नहीं आ रहा? आप उसको बोलोगे भाई देख, सबसे पहले तू ये पकड़ ले, सबसे ज्यादा स्टॉक किसका है, सबसे ज्यादा स्टॉक किसका रखते हो आप? वो बोलेगा जी हमारे यहाँ तो फोन का होता है। बेटा तू फोन कंप्लीट कर पहले, आज का दिन तेरा फोन का, या शुरू के 2 दिन तेरे फोन की इन्वेंट्री कर दूं। इन्वेंट्री करना समझ पा रहे हो? इन्वेंट्री करना, जाके काउंट कर कि इन्होंने 31 मार्च में दिखाई है 20 करोड़ की इन्वेंट्री, क्या 20 करोड़ की पड़ी भी है या नहीं पड़ी? आ रहा है या नहीं आ रहा? हाँ, अब 20 करोड़ आपको वहां पे दोनों चीज देखनी पड़ेगी, क्वांटिटी भी और अमाउंट भी। आ रहा है समझ में? इन्वेंट्री जब करोगे तो इन्वेंट्री में तो क्वांटिटी भी काउंट होगी ना, कितने फोन है, फिर उनकी वैल्यू, फिर वैल्यू में आपको कंसेप्ट भी लगाना है कि कॉस्ट पे है या एनआरवी पे है, उसमें भी काम है। समझ में आ रहा है आपको? डन। तो मैंने एग्जांपल लिया है ये, लेकिन हम स्टेशनरी ऑडिट की बात करते हैं हमेशा ऑडिट करते वक्त। मैंने आपको एग्जांपल देके ये बताया कि अगर हमारा स्कोप ही छोटा होगा तो हमारा प्रोग्राम भी छोटा होगा, उसके हिसाब से होगा। ये जरूरी नहीं है कि हम वहां जाके फिर कंप्लायंस भी चेक करें एमसीए की, क्यों करेंगे भाई, हमारे स्कोप में ही नहीं है। तो यानी जो भी हम ऑडिट प्रोग्राम बना रहे हैं वो स्कोप और ऑब्जेक्टिव के हिसाब से होना चाहिए। आया? दूसरा पॉइंट देखो, ऑडिट प्रोग्राम मस्ट प्रोवाइड द प्रोसीजर एंड टेक्निक टू बी अप्लाइड इन द ऑडिट। प्रोग्राम में आप लिखोगे कि कौन सा प्रोसीजर और कौन सी टेक्निक लगाने वाले हो आप। जैसे हमने अभी ऊपर देखा टेस्ट ऑफ डिटेल में, एक्सटर्नल कंफर्मेशन है, रिटर्न रिप्रेजेंटेशन है, रिकैलकुलेशन है, ऑब्जर्वेशन है, ये सब क्या है? टेक्निक ही तो है यार।
टेस्ट ऑफ डिटेल की ये टेक्निक ही तो है कि हम टेस्ट ऑफ डिटेल लगा रहे हैं, सब्सटैंटिव प्रोसीजर लगा रहे हैं, लेकिन उसमें टेक्निक कौन सी यूज करी भाई तूने? आ रहा है या नहीं आ रहा? तो आपको ये लिखना पड़ेगा प्रोग्राम में कि कौन सा प्रोसीजर और कौन सी टेक्निक आप यूज करने वाले हो। चलें आगे। अब कह रहा है ऑडिट प्रोग्राम मस्ट एंश्योर द कवरेज ऑफ कोऑर्डिनेशन एस्पेक्ट ऑफ द वर्क ऑफ एंगेजमेंट टीम मेंबर एंड अदर ऑडिटर एंड एक्सपर्ट। अगर भैया आप ऑडिट करने गए हो और उनकी बहुत सारी ब्रांचेज हैं, आप स्टैट ऑडिट कर रहे हो, मान लो एसबीआई बैंक का स्टैट ऑडिट कर रहे हो, और कितनी सारी ब्रांचेज होंगी भाई, सर्च मार के देख लेना, दुनिया भर की ब्रांचेस होंगी। क्या हर ब्रांच में अलग ऑडिटर होगा? हाँ जी, अलग ऑडिटर होगा। तो सर उसके साथ कैसे कोऑर्डिनेशन बनेगा? सर उसके साथ कैसे कोऑर्डिनेशन बनेगा, ये आपको लिखना पड़ेगा ऑडिट प्रोग्राम में कि कैसे आप कोऑर्डिनेट करोगे दूसरे ऑडिटर के साथ या एक्सपर्ट के साथ। सही है? सही है? यानी आप सिंपली लाइन लिख दोगे कि जो हम, आप उसमें भी तो लिख सकते हो मैनेजमेंट में कि वो हम जो आपके इंटरनल ऑडिटर होंगे, जो आपके ब्रांच ऑडिटर होंगे, आप हमें उसकी रिपोर्ट अवेलेबल कराओगे, ये मैनेजमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। ऐसा लिख सकते हो। आप ऑडिट प्रोग्राम में भी ये चीज लिख सकते हो कि जो ऑडिट जो हमारे ब्रांच ऑडिटर हैं उनकी जो रिपोर्ट है हमें मैनेजमेंट प्रोवाइड करेगा। आ रहा है या नहीं आ रहा? हाँ, अगर वो नहीं दे रहा तो आप कहीं से निकाल सकते हो, आरबीआई की साइट से निकलती होगी, कहीं से ना कहीं से मिल जाएगी। चले आ जाओ। कह रहा है ऑडिट प्रोग्राम मस्ट स्पेसिफाई द ऑडिट ऑब्जेक्टिव फॉर ईच प्रोसीजर टू बी कैरिड आउट। ये क्या है भाई? मैंने आपको बताया ना, हम बड़े ऑब्जेक्टिव को छोटे छोटे ऑब्जेक्टिव में तोड़ते हैं। तो आज का काम क्या है? आज का, मैं जैसे कल ऑडिट पे गया था तो मैंने डिसाइड करा कि आज का मेरा ये काम है, इतना ही करेंगे हम आज, फिर चले जाएंगे। समझ में आया? तो आप भी जब जाओगे या टीम को भेजोगे तो आपको ये डिसाइड करना है कि आज का क्या काम है। हमें पता है ऑडिट तो करना है, वो तो बड़ा ऑब्जेक्टिव है हमारा, सीए तो बनना है, लेकिन आज का क्या काम है आपका? ऑडिट की क्लास लेनी है। आ रहा है? समझ में नहीं आ रहा? तो वैसे ही हमें क्या करना पड़ेगा, ऑडिट प्रोग्राम को हमें स्पेसिफाई करना। और आज की क्लास का ऑब्जेक्टिव क्या है? सोना, क्लास में जाके सोना है मेरे को, दोनों है ना, दोनों पैर फैला के। बताओ, ऑब्जेक्टिव ये है आज की क्लास का कि मैं दोनों पैर फैलाऊंगी, चेयर सामने रखूंगी और सर की बिल्कुल सुरीली आवाज सुनते सुनते सो जाऊंगी। ऐसा लगता है कि जैसे सर लोरी सुना रहे हो। ये ऑब्जेक्टिव है? आप बताओ ऑब्जेक्टिव क्या है? सिर्फ क्लास का इतना सा ऑब्जेक्टिव है, जो भी पढ़ाया जा रहा है मैं उसको अटेंटिव वे में सुन लूं, समझ लूं और याद कर लूं, है ना? तो वैसे ही हमारे ऑडिट का ऑब्जेक्टिव होता है कि आप जो प्रोसीजर फॉलो कर रहे हो, ईच प्रोसीजर, उससे क्या ऑब्जेक्टिव निकल के आने वाला है। वाउचिंग का क्या ऑब्जेक्टिव है बताइए? वाउचिंग का क्या ऑब्जेक्टिव है? चेक करना क्या कोई एंट्री गलत तो नहीं चढ़ी हुई, ये चेक करना क्या कोई फेक एक्सपेंस तो नहीं डला हुआ, ये चेक करना क्या कोई फेक असेट तो नहीं खड़ी हुई। आ रहा है या नहीं आ रहा? तो जो भी प्रोसीजर फॉलो हो रहा है बेटा, उसका कोई ना कोई अपना सेपरेट ऑब्जेक्टिव है। समझ आ रहा है आपको? उसका अपना सेपरेट ऑब्जेक्टिव है, तो आपको ये भी लिखना पड़ेगा। जैसे मैंने बोला कि रिटर्न रिप्रेजेंटेशन में मैंने मांगनी है मैनेजमेंट से, उसका क्या ऑब्जेक्टिव है? रिटर्न रिप्रेजेंटेशन मेरे को मैनेजमेंट से लेनी है। रिटर्न रिप्रेजेंटेशन का मतलब होता है मैनेजमेंट सर्टिफाई करके देगा कुछ कुछ चीजें। तो क्या ऑब्जेक्टिव है उसका? भैया मेरे को कोई एविडेंस नहीं मिला, कैश की ट्रांजैक्शन का मैं क्या एविडेंस रखूं? वो तो तुम भी बना सकते हो। वाउचिंग तो तुम भी वाउचर काट लोगे, टिकट लगा के स्टैम्प मार दोगे, कंपनी की साइन मरवा दोगे किसी से भी। तो लेकिन मैं उस पर ना भरोसा नहीं कर रहा, मैंने वाउचिंग तो कर ली लेकिन मैं उस पर भरोसा नहीं कर रहा। तो मेरा फर्दर ऑडिट प्रोसीजर ये है, तुम लिख के दो ये बात अपने लेटर हेड पे, मेरे को लिख के दो कि कैश का बैलेंस इतना आ रहा है और कैश ऐसे 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 खत्म हुआ है। आ रहा है समझ में? तो ये रिटर्न रिप्रेजेंटेशन का ऑब्जेक्टिव हो गया अपना। तो ये एक प्रोसीजर था रिटर्न रिप्रेजेंटेशन, उसका ऑब्जेक्टिव आपको समझ में आ गया कि जिसके एविडेंस अवेलेबल नहीं है मैं उस पर रिटर्न रिप्रेजेंटेशन मांग लूंगी। क्लियर है नहीं है? चले आ जाओ। कह रहा है ऑडिट प्रोग्राम मस्ट सेटिस्फाई ऑडिट एविडेंस टू बी कलेक्टेड फॉर ईच फाइनेंशियल आइटम। यानी ऑडिट प्रोग्राम
ऐसा होना चाहिए जिससे आप सफिशिएंट और एप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस कलेक्ट कर पाओ। क्या बोलना है आपको? सफिशिएंट एंड एप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस। समझ आ रहा है आपको? देखो यहाँ लिखा नहीं है लेकिन मैंने फिर भी बोला, सफिशिएंट और एप्रोप्रिएट लिखा नहीं है यहाँ पे, लेकिन मैंने फिर भी बोला। क्यों? पेपर ऑडिट का है, सफिशिएंट और एप्रोप्रिएट ही चाहिए होंगे ऑडिट एविडेंस। तो आपको भी ऐसे ऐसे कीवर्ड ना याद रखने हैं कि जो आप चिपोगे। समझ में आ रहा है आपको? ठीक है, चलो आगे चले। तो हमने 5 चीजें पढ़ी, मेरे को बताना क्या क्या। दीपिका मैडम बताएगी बिना देखे, आंख बंद करके, जल्दी। ऑडिट प्रोग्राम कैसा कैसा होना चाहिए बताइए, क्या क्या कंसीडर करना है। आएगा ये पेपर में भाई, पेपर में ऐसी थ्योरी आती है जिसको देख के बच्चे को ये लगे इसमें तो मैं दुनिया भर का लिख दूंगा, लेकिन सब कुछ गलत गलत लिख देता है बच्चा वहां पे, भावनाओं में बह के। बताइए 5 पॉइंट। यानी ऑडिट प्रोग्राम ऐसा होना चाहिए जो हमारा स्कोप और ऑब्जेक्टिव को जस्टिफाई कर रहा हो, उसके हिसाब से हो, पहला। दूसरा, प्रोग्राम बताएगा कि कौन सा प्रोसीजर और कौन सी टेक्निक आप लगाने वाले हो। तीसरा, वो इंश्योर करेगा कि आपका कोऑर्डिनेशन दूसरी टीम मेंबर के साथ और ऑडिटर के साथ और एक्सपर्ट के साथ कैसा है, कैसा रहेगा, कैसा होने वाला है। और फोर्थ, हर एक प्रोसीजर का अपना एक सेपरेट ऑब्जेक्टिव होगा, तो वो ऑब्जेक्टिव क्या होगा ये भी आपको लिखना है। सही है, क्या ऑब्जेक्टिव होगा ये भी आपको लिखना है। और पांचवा, कि हमारा प्रोग्राम ऐसा होना चाहिए जिसके थ्रू हम सफिशिएंट और एप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस कलेक्ट कर पाए। क्लियर है? पक्का? ऑडिट प्रोग्राम छप गया, दिमाग में लिख दोगे, बुक से पढ़ना और डिटेल में। चले, आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ। पहले ये पढ़ाता हूँ डिफरेंस, फिर की डिफरेंस पढ़ेंगे। कह रहा है भाई प्लान और प्रोग्राम में डिफरेंस क्या है? सर दोनों एक जैसे लग रहे हैं। हाँ, आपको पता है? सुनो सुनो, हाँ वो गलत हो गया फिर तो। ऑडिट प्लान और प्रोग्राम है यहाँ पे, सही है। अब सुनो तो मेरी बात, एक ना पापा है और एक बेटा है, दोनों एक जैसे दिखते हैं बिल्कुल, तो सेम हो गए? हाँ, वैसे ही डिफरेंस है, दोनों सिमिलर लगेगा आपको, लेकिन है तो अलग अलग। आइए पढ़ते हैं, देखो समझ में आ जाएगा। क्या हम क्या हमने ऑडिट प्लान और प्रोग्राम पढ़ लिया क्या? तो देखो डिफरेंस आपको समझ में आना चाहिए, मेरे को बताने की जरूरत नहीं पड़ेगी। देखो, आउटलाइन द ओवरऑल ऑब्जेक्टिव एंड द स्कोप ऑफ ऑडिट। प्लीज, क्या कह रहा है? आउटलाइन करेगा ये ओवरऑल ऑब्जेक्टिव एंड स्कोप ऑफ ऑडिट। लेकिन प्रोग्राम क्या करता है बेटा? प्रोवाइड करता है एक डिटेल शेड्यूल, स्पेसिफिक स्टेप्स टू बी टेकन टू अचीव द ऑब्जेक्टिव ऑफ आउटलाइन इन द ऑडिट। जो ऑब्जेक्टिव्स हमने आउटलाइन करे हैं किसमें बेटा? जो ऑब्जेक्टिव हमने आउटलाइन करें, कभी कभी ना रिजल्ट एक दिन पहले भी आ जाता है। जब मैंने आईपीसीसी पास करा था ना, तो रिजल्ट आने की टाइमिंग थी सुबह 9 बजे। फिर हम रिजल्ट देखने गए, साइबर कैफे होता था, तो उस वक्त नेट इतना तेज या इतना शायद महंगा होगा तो हम पे नहीं था, फोन में था, वैसे नहीं था। तो साइबर कैफे में मैं गया, 9 बजे रिजल्ट आया, चेक करा नहीं आया, 10 बजे चेक करा नहीं आया, 11 बजे चेक करा नहीं आया, 12 बजे चेक करा नहीं आया, 2 बजे फिर फाइनल अनाउंस हुआ कि 2 बजे आएगा, 2 बजे चेक करा नहीं आया। पूरा दिन दिमाग खराब रहा हमारा। 4 बजे चेक करा, 4 बजे नहीं आया। मैंने कहा अब मैं जाऊंगा ही नहीं, मैं फ़ोन में चेक करूंगा। फिर मैं अपने दोस्त के साथ छत वत पे था कहीं, दोस्त की छत थी, मैंने फ़ोन में खोला, फ़ोन थोड़ा छोटा था और मैंने बहुत ग्रुप दिया था, बहुत ग्रुप का रिजल्ट निकलेगा लंबा। समझ में आ रहा है आपको? आधा लिखाएगा पास फर्स्ट पे, फिर नीचे वाले पे भी लिखाएगा पास। हाँ, दोनों पे लिखाएगा पास पास, ऐसे आता है। तो मैंने खोला, फोन में खुल तो गया, दिख ही नहीं रहा कुछ, ऊपर करा पहले पे आगे लिखा वो पास। मैं बहुत एक्साइटेड, मैंने कहा बस नीचे वाला और पास आ जाए, ये ऊपर 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 नीचे भी लिखा हो गया पास। मैंने फोन फेंक दिया, क्योंकि मैंने ना अपने आप को ये चैलेंज दिया हुआ था कि भाई विकास अगर तूने बोथ ग्रुप निकाल दिया ना,
तो मैं मान जाऊंगा कि हाँ तूने कोई मेहनत करी है, तू कोई बढ़िया कोर्स कर रहा है, मतलब तेरे में भी दम है। तो मेरा वो मानना सही हो गया, फिर बोथ ग्रुप निकल गया था। और उस दिन से फिर ये भी रियलाइज होने लगा, अब फाइनल में आ गए, अब तो सीए फाइनल में, अब तो बन ही जाएंगे। मतलब थोड़ा थोड़ा ये डाउट था, भैया क्या होगा, इतना तगड़ा कोर्स पढ़ने वाले थे नहीं। फिर हाँ, तो उस दिन रियलाइज हो गया कि हाँ अब तो बन ही जाएंगे, आ जाओ। लेकिन फिर फाइनल में एक एक करके दिया था, फाइनल थोड़ा ज़्यादा। चलो आ जाओ, ये समझ में आया आपको? ये समझ में आया पहला डिफरेंस बच्चों? पहला डिफरेंस क्या बोलता है? कह रहा है प्लान क्या है, ओवरऑल आउटलाइन है ना? ओवरऑल आउटलाइन है, और ऑब्जेक्टिव क्या है? इसको ना जब मैं पढ़ रहा था खुद से, तो मेरे मन में एक बात आ रही थी, वो लड़कियां लिपस्टिक लगाती हैं ना, तो वो ऐसे ऐसे पहले आउटलाइन लगा लेती हैं, है ना? तो मैंने सोचा था मैं ऐसे ही पढ़ाऊंगा। ये प्लान हो गया। सुन लो ये, अरे लो यार, ये प्लान हो गया। सुन लो प्लीज, ये आउटलाइन करना, ये आउटलाइन कर दिया, इसे प्लान। अब ये देखो मैं प्रोसीजर फॉलो कर रहा हूँ, प्रोग्राम। इसको भरती हैं फिर, है ना दीदियां? चलो छोड़ो, फिर ये भरना प्रोग्राम हो गया, ठीक है। तो वैसे ही जब हम आउटलाइन करते हैं अपने ऑडिट की, वो प्लान हो गया। लेकिन जब उसको जाके यहाँ पे चेयर पे बैठ के करते हैं परफॉर्म, यानी क्या प्रोसीजर हम परफॉर्म करने वाले हैं, बिल्कुल डिटेल्ड में एक एक दिन को डिवाइड करके, अपने आवर्स को डिवाइड करके, अपनी टीम को डिवाइड करके, अपनी टीम को डिवाइड करके, तो ये प्रोग्राम हो गया। ये प्रोग्राम हो गया। गंदे गंदे एग्जाम्पल सोच रही हो आप, मुझे पता है। आ जाओ, आ जाओ, अब अगला कह रहा है आइडेंटिफाई द ऑडिट टीम एंड देयर रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी। ये प्लान का हिस्सा है क्या? आइडेंटिफाई करना, क्या ऑडिट टीम कौन सी होगी, उनके क्या रोल होंगे, उनकी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी। लेकिन देखना, असाइन करना उनको स्पेसिफिक टास्क, टाइमलाइन टू द इंडिविजुअल मेंबर ऑफ द ऑडिट टीम, ये क्या है, प्रोग्राम का हिस्सा है। समझ में आया? यानी स्पेसिफिक टास्क को असाइन करना और उनकी टाइमलाइन को, कि आज आज में ये खत्म होना चाहिए ये वाला काम, ठीक है, किसी इंडिविजुअल मेंबर को ऑफ द टीम, ये प्रोग्राम का हिस्सा है। डन, समझ में आया? अरे हमने डिसाइड करा कि ये वाला ऑडिट आप 5 लोग मिलके करोगे या 3 लोग मिलके करोगे। डन, तो मैंने बोला ये आप ये वाला एरिया देखोगे, आप ये वाला एरिया देखोगे, आप ये वाला एरिया देखोगे। तो किसी को कंपनी एक्ट की कंप्लायंस के लिए भेज दिया, तो उसको टाइम भी तो बताऊंगा कि 2 दिन में होना चाहिए, 1 दिन में होना चाहिए, 1 घंटे में होना चाहिए, जैसा काम होगा उसके अकॉर्डिंग मैं बोलूंगा। डन, तो ये क्या है, ये स्पेसिफिक टास्क विद टाइमलाइन देना इज कॉल्ड प्रोग्राम, और रिस्पॉन्सिबिलिटी को सिर्फ असाइन करना और रोल देना इज कॉल्ड प्लान। आ रहा है? आ सकता है पेपर में, बहुत ज़्यादा थियोरेटिकल है, नहीं समझ में आता बच्चों को कि क्या डिफरेंस है, और सेम दोनों में लिखा जाता है, बहुत थोड़ा सा डिफरेंस है क्योंकि। चलें आगे, आ जाओ। एस्टैब्लिश करना ओवरऑल बजट एंड रिसोर्स एलोकेशन फॉर द ऑडिट, क्या ओवरऑल बजट होने वाला है हमारा इस ऑडिट को करने में, और क्या रिसोर्स हम एलोकेट कर रहे हैं, वो प्लान का हिस्सा है। और कह रहा है लोकेट्स स्पेसिफिक बजट एंड द रिसोर्सेज टू स्पेसिफिक टास्क एंड द स्टेज ऑफ द ऑडिट, ये प्रोग्राम का हिस्सा है। सही है? ओवरऑल बजट की अगर बात कर रहे हो तो आप प्लान की बात कर रहे हो। और मैंने बोला कि भैया किसी को मान लो दूसरे स्टेट में जाना पड़ रहा है, आंध्र प्रदेश जाना पड़ रहा है, तो मैंने बोला बस एक ही बंदा जाएगा, और वो प्लेन से जाएगा, इकोनॉमी क्लास में जाएगा, क्योंकि इतना वो बियर नहीं कर सकते कि वो आपको बिजनेस क्लास का टिकट दें। तो वो बजट हो गया, और जो बंदा जा रहा है वो रिसोर्स हो गया। आ रहा है या नहीं आ रहा? डन, चलो। कह रहा है आइडेंटिफाई द की रिस्क, कंसर्न एंड कंसर्न दैट नीड टू बी एड्रेस ड्यूरिंग द ऑडिट। सही है? आइडेंटिफाई करेंगे क्या, की रिस्क, ये तो तभी कर लेते हैं अपन जब अंडरस्टैंडिंग ऑफ एंटिटी एंड इस एनवायरनमेंट करते हैं। कह रहा है उसके लिए फिर आपको डेवलप करना पड़ेगा स्पेसिफिक स्ट्रेटेजी, प्रोसीजर टू एड्रेस द आइडेंटिफाई रिस्क एंड कंसर्न। तो क्या उसके लिए आपकी स्पेसिफिक स्ट्रेटेजी होने वाली है, ये आप किस में करोगे मेरे बच्चे, प्रोग्राम में। आया या नहीं आया? हाँ, आया नहीं आया? तो बोतल पीना प्लान, कौन सी बोतल पीना, कितने कितने के पैक बनाना इज प्रोग्राम।
सही है, तो प्रोग्राम बना ले, आज का कल रिजल्ट है वैसे भी। ट्यूसडे है अब आज, तोबा तोबा तोबा, सॉरी। चलो आ जाओ, ये लास्ट क्या आ रहा है, लास्ट है, अभी 2-3 हो रहे हैं, आ जाओ। डिफाइन, प्लान क्या करता है बेटा, डिफाइन करता है स्कोप ऑफ ऑडिट एंड द स्पेसिफिक एरिया टू बी एग्जामिन। क्या क्या डिफाइन करता है बताना, क्या स्कोप है हमारे ऑडिट का और कौन कौन से एरियाज हमें क्या करने हैं, एग्जामिन करने हैं। लेकिन ये क्या करता है देखो, कह रहा है स्पेसिफाई करता है कि कौन सा मेथड लगाओगे, कौन सी टेक्निक आप यूज करोगे एग्जामिन करने के लिए उन एरिया को। तो प्लान का मतलब ये है कि आप बाहर की चीज लिख देना और प्रोग्राम का अंदर उसमें स्पेसिफिक चले जाना। यही हो रहा है हर पॉइंट में, पहले वो बाहर की चीज आउटलाइन लिख रहा है और फिर साइड वाले प्रोग्राम में वो अंदर की चीज लिख रहा है। इजी है ना। चलो आ जाओ। आइडेंटिफाइज द स्टैंडर्ड्स, आइडेंटिफाई करना स्टैंडर्ड रेगुलेशन दैट द ऑडिट मस्ट कंप्लाई। ठीक, फिर कहता है इंक्लूड द क्वालिटी कंट्रोल प्रोसीजर टू एंश्योर दैट द ऑडिट कंप्लाइज विद द एस्टैब्लिश्ड स्टैंडर्ड एंड रेगुलेशन। ये तो प्लान का हिस्सा है कि हमें फॉलो करने हैं, लेकिन क्वालिटी कंट्रोल लगाना उनके ऊपर कि ठीक तरह से फॉलो हो रहे हैं या नहीं हो रहे। डन, जो हमने फॉर्म लेवल और इंडिविजुअल लेवल पे देखा था वो प्रोग्राम का हिस्सा है। कह रहा है आउटलाइन करना ओवरऑल टाइमलाइन फॉर द ऑडिट, प्रोवाइड करना डिटेल शेड्यूल ऑफ ऑडिट एक्टिविटीज एंड द एक्सपेक्टेड कंप्लीशन डेट। सही है। कह रहा है हमने बोला कि ओवरऑल हम सितंबर से पहले कर देंगे, तो उसका शेड्यूल दो, कितने विजिट लगेंगे वीकली, मंथ में कितने विजिट लगेंगे, ठीक है, कब तक आप एक्सपेक्टेड कंप्लीशन डेट क्या है, सितंबर तो बोल दिया, 15 सितंबर, 10 सितंबर, 5 सितंबर, कौन सा सितंबर, डेट दो आप हमें। तो प्रोग्राम में आपको वो लिखना पड़ेगा। आया नहीं आया, पक्का। आगे आ जाओ, लास्ट। स्पेसिफाई द एक्सपेक्टेड आउटकम और द डिलीवरेबल ऑफ द ऑडिट। स्पेसिफाई करोगे कि हमारी जो ओपिनियन है, हम ये मान के चल रहे हैं कि हमारी क्लीन आएगी। क्लीन कौन सी होती थी, अनमॉडिफाइड, अनमॉडिफाइड आएगी। लेकिन फिर आपको क्या करना है, आइडेंटिफाई करना है स्पेसिफिक डिलीवरेबल दैट विल बी प्रोड्यूस एट द एंड ऑफ द ऑडिट। लास्ट में क्या अनमॉडिफाइड आई या नहीं आई, ठीक है, सच एज ए रिपोर्ट और सेट ऑफ द रिकमेंडेशन। तो आपको इसके लिए एक रिपोर्ट पहले से तैयार रखनी है कि अनमॉडिफाइड आएगी तो मैं उसकी रिपोर्ट ये मैंने तैयार कर रखी है, हम उसमें ड्राफ्टिंग करके आपको दे देंगे। आया नहीं आया, आपकी बुक में शायद ये है नहीं, देखना। मेरे ख्याल से ऑडिट प्रोग्राम और प्लान में डिफरेंस है नहीं, लेकिन पेपर में आता है, लेकिन ये पेपर में आता है बुक में। सुनो सुनो सुनो, आइए, ये भी सेम उसी की तरह है। कह रहा है की डिफरेंसेस बिटवीन द ऑडिट प्लान एंड प्रोग्राम। तो सर अभी क्या पढ़ा था, वो डिफरेंसेस थे, ये की डिफरेंसेस है। हाँ चले, मतलब पापा गुटखा खाते हैं, बच्चा गुटखा नहीं खाता, ये की डिफरेंसेस। बच्ची पास पास खाती है, पापा को पास पास से नफरत है। सही है, ये की डिफरेंसेस हो सकते हैं। आ जाओ, नफरत तो हो सकती है, अच्छी चीजों से भी किसी किसी को नफरत हो सकती है। जैसे मेरे को किसमिस पसंद नहीं है, अब वो इतनी अच्छी चीज है, किसमिस खाते हो यार आप, ये ऐसे देख रही है मेरे को कि पता नहीं क्या बोल दिया हो। क्या, किसमिस, किसमिस, काजू किसमिस, काजू बादाम किसमिस पिस्ता। क्या, आ, आ जाओ, बेटा प्लान है, बेटा प्लानिंग से आया है, बेटे का जन्म प्लानिंग से हुआ है, पापा के प्रोग्राम का नतीजा है प्लान। आ जाओ, टाइम लगेगा, टाइम लगेगा, अभी इतने बड़े, छोड़ो छोड़ो, मिक्स मत करो, मिक्स मत करो। बंद हो गया, आ जाओ, पर्पस देख लो। अबे रिकॉर्डिंग हो रही है बदतमीज, जो आ जाओ। एन ऑडिट, ये खुद पढ़ने हैं आपको, बोर हो जाओगे आप घर पे, इसलिए बोल रहा हूँ पढ़ लो, घर पे बोर हो जाओगे।
नहीं, मेरी लाइन अलग है। मेरी लाइन ये है, पापा ने प्रोग्राम बनाया प्लानिंग करके, उसका नतीजा हो आप। बहुत बढ़िया, चलो आ जाओ पर्पस में, आ जाओ पर्पस। अरे आ जाओ प्लीज। कह रहा है की डिफरेंसेस क्या है ऑडिट प्लान में और ऑडिट प्रोग्राम में। पहला है पर्पस। पर्पस क्या है बताना प्लान का? ओवरऑल आउटलाइन है। लेकिन प्रोग्राम का क्या की पर्पस है? देखो, ऑडिट प्रोग्राम आउटलाइन द स्पेसिफिक स्टेप्स प्रोसीजर दैट विल बी यूज्ड टू अचीव दी दोज गोल। सही है, ये आउटलाइन करता है, और ये इनको, इस आउटलाइन को अचीव करने के लिए क्या क्या स्पेसिफिक स्टेप्स और प्रोसीजर लिए जाएंगे, वो प्रोग्राम का हिस्सा है। फिर कह रहा है स्कोप क्या है, सेम ही होगा। देखो, ऑडिट प्लान डिफाइन द स्कोप ऑफ ऑडिट इंक्लूडिंग द एरिया ऑफ ट्रांजैक्शन दैट विल बी एग्जामिन, व्हाइल ऑडिट प्रोग्राम डिटेल्स द स्पेसिफिक प्रोसीजर। कौन से स्पेसिफिक प्रोसीजर आप फॉलो करोगे दैट विल बी यूज टू टेस्ट दी दोज एरियाज एंड ट्रांजैक्शन। यानी ये बताएगा कि ये एरिया चेक करने हैं, और प्रोसीजर यानी प्रोग्राम बताएगा कि इस मेथड से चेक करने हैं। आइए फिर प्लानिंग। कह रहा है ऑडिट प्लान इज डेवलप्ड ड्यूरिंग द प्लानिंग फेज ऑफ द ऑडिट व्हाइल द ऑडिट प्रोग्राम इज डेवलप्ड ड्यूरिंग द एग्जीक्यूशन फेज। बहुत बढ़िया, ये तो मजा आ गया सुन के। फ्लेक्सिबिलिटी, प्लान चेंज हो सकता है। हाँ, तो प्लान जैसे चेंज होगा वैसे ही प्रोग्राम चेंज करना पड़ेगा। देखो, ऑडिट प्लान इज द जनरली मोर फ्लेक्सिबल, ये ज्यादा फ्लेक्सिबल है ना, एंड कैन बी एडजस्टेड एज द ऑडिट प्रोग्रेसेस। जैसे जैसे ऑडिट बढ़ेगा वैसे वैसे हम चेंज कर सकते हैं। कह रहा है वाइल एन ऑडिट प्रोग्राम इज क्यों हंस रही है वो, मोर डिटेल्ड, स्पेसिफिक एंड लेस लाइकली टू चेंज। एक बार प्रोसीजर जो डिसाइड हो गया वो तो वही रहेगा। अगर कैश के लिए आपको रिटर्न रिप्रेजेंटेशन लेनी है तो रिटर्न रिप्रेजेंटेशन लेनी है। हो सकता है प्लान चेंज हो जाए लेकिन प्रोसीजर कम चेंज होगा। समझ में आ रहा है आपको? क्योंकि प्रोसीजर तो आपने टेक्निक डिसाइड कर रखी होगी ना किससे करना है, तो वही टेक्निक लगाओगे। आ रहा है या नहीं आ रहा? इसका मतलब ये नहीं है कि प्रोग्राम रिजिड है, लेस लिखा है यहाँ पे, इज लेस लाइकली टू बी चेंज, यानी चेंज हो जाता है लेकिन लेस कंपेरेटिवली। आया? आगे आ जाओ। फॉर्मेट, कह रहा है ऑडिट प्लान इज ऑफन ए हाई लेवल डॉक्यूमेंट व्हाइल एन ऑडिट प्रोग्राम इज मोर डिटेल्ड डॉक्यूमेंट। प्लान, ओवरऑल प्लान कहाँ पे होगा? ओवरऑल प्लान किसके पास होगा बताओ? हेड के पास, जो लीडर है। लेकिन जो एग्जीक्यूशन पार्ट है वो आपको दिया जाएगा, जूनियर को दिया जाएगा। आप अभी आर्टिकलशिप में जाओगे, आपको बोल देगा जा वाउचिंग करके आओ। तो आपके पास क्या होगा? प्रोग्राम। प्लान क्या है? हाई लेवल डॉक्यूमेंट। आ रहा है समझ में? आगे आ जाओ। ऑडियंस, एन ऑडिट प्लान इज इंटेंडेड फॉर द मैनेजमेंट एंड अदर स्टेक होल्डर के लिए प्लान बनाया जाता है, वाइल एन ऑडिट प्रोग्राम इज इंटेंडेड फॉर द ऑडिट टीम एंड अदर इंटरनल ऑडियंस। समझ में आ गया? क्लियर है? तो अभी हम एक सेकंड का नहीं, सॉरी, ये तो ज्यादा कम हो जाएगा, ज्यादा हो जाएगा ब्रेक ना। हम 2 मिनट का ब्रेक लेते हैं, फिर अगला चैप्टर, अगला टॉपिक स्टार्ट करते हैं, ठीक है? आइए बच्चों, आइए आइए आइए। अब हम चैप्टर 2 में बेटा हम स्टार्ट कर रहे हैं इसका पार्ट सी। हमने 2 स्लाइड्स देख ली हैं, अब इसकी तीसरी स्लाइड है जिसमें यहाँ बात होने वाली है किसके ऊपर? मटेरियलिटी के ऊपर। किसके ऊपर? मटेरियलिटी के ऊपर। बहुत इजी है, हम डिस्कस भी कर चुके हैं, बस यहाँ से कुछ कुछ एस्पेक्ट और हमें देखने हैं तो ये खत्म हो जाएगा। ऐसा कुछ नहीं है कि आपका बहुत सारा दिमाग लगने वाला है यहाँ पे, ठीक है? और इंटरेस्टिंग भी है, बोरिंग नहीं है। चले चले, चलो आ जाओ, कुछ नहीं है, आ जाओ। कंसेप्ट ऑफ मटेरियलिटी कहाँ से आया बेटा? एस से 320 बोलता है मटेरियलिटी इन द प्लानिंग एंड परफॉर्मिंग ऑडिट। यानी जो 320 है एस से, वो किसका बेटा? मटेरियलिटी का, है ना? किसकी बात करता है वो? है ना, मटेरियलिटी की। आ जाओ। 300 किसकी बात करता था? एस से 300 प्लानिंग की। 315 315 315 में हमने जाना था कि कैसे हम एक एंटिटी को और उसके इन्वायरमेंट को जानते हैं, यानी रिस्क असेसमेंट करना, अंडरस्टैंडिंग एन एंटिटी एंड इट्स इन्वायरमेंट, वो था, है ना? और अब हम पढ़ रहे हैं कौन सा बेटा? 320। मटेरियलिटी इन द प्लानिंग एंड परफॉर्मिंग एन ऑडिट, ये एसए का नाम है। आप प्लीज ध्यान रखा करो जो भी हम डिस्कस कर रहे होते हैं
उस एस्से का नाम आपको पता होना चाहिए जो हम डिस्कस कर चुके हैं अभी तक भी। सही है, 210 भी कर लिया हमने, 200 भी कर लिया, है ना, करा या नहीं करा, 220 भी कर लिया क्वालिटी कंट्रोल का, 300 भी हमने मोर और लेस देख लिया, 315 भी देख लिया। अब हम किस पे आ गए, 320 पे। याद है आपको ये सब, पढ़ना लेकिन, ठीक है, आ जाओ। डील्स विद द कंसेप्ट ऑफ मटेरियलिटी इन प्लानिंग एंड परफॉर्मिंग ऑडिट। तो ये मटेरियलिटी के कंसेप्ट के ऊपर बात करता है। एज पर एस 320, a discussion present in the financial reporting framework provide a reference to the auditor to the audit to determine the materiality, है ना। सुनो, कह रहा है जो एफआरएफ का डिस्कशन होता है, एफआरएफ के बारे में जो डिस्कशन होता है आपका, जो अभी प्रेजेंट है, उनके बेसिस पे आप अपनी मटेरियलिटी डिसाइड करते हो, और वो एफआरएफ आपको हेल्प करते हैं मटेरियलिटी को डिटरमाइन करने के लिए। आ रहा या नहीं आ रहा, हाँ चलो। जैसे कि एग्जांपल है, शेड्यूल 3 ऑफ कंपनी एक्ट 13 रिक्वायर्स करता है कि सेपरेट डिस्क्लोजर करना है आपको सर्टेन इनकम और एक्सपेंसेस का। ध्यान से समझना, शेड्यूल 3 जो है कंपनी एक्ट 13 का, वो बोलता है कि आपको 1 लाख का एक्सपेंस, 1 लाख से ज्यादा का एक्सपेंस या 1% ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन का विच एवर इज हायर, उसको अलग से डिस्क्लोज करना है, उसको सेपरेटली डिस्क्लोज करना है। सेपरेटली कैसे बताइए, सेपरेटली कैसे, सेपरेट कहने का क्या मतलब है। आपने कभी शेड्यूल 3 के हिसाब से बैलेंस शीट बनाई है, हाँ बनाई है, वर्टिकल वाली, उसमें पहला ही आता है, अगर पीएनएल की बात करूं, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, आता है या नहीं आता। अरे हाँ, वो बैलेंस शीट पीएनएल दोनों सेम होते हैं ना, मतलब पार्ट है ना शेड्यूल 3 का ही। तो मेरे बच्चे, यहाँ पे सेपरेट डिस्क्लोजर का मतलब यह है कि उसके हेड के साथ दिखाओगे। जब आप रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन और नीचे अदर इनकम, उसके नीचे ही जस्ट आता है अदर इनकम, जब तुम उसके शेड्यूल बनाओगे, यानी अदर इनकम का जब आप शेड्यूल बनाओगे, तो वहां पे आपको ऐसे, जो इनकम की बात करूं मैं या एक्सपेंस की बात करूं, एक्सपेंस की बात हो रही है ना, रेवेन्यू, ऐसे रेवेन्यू जो आपने, जो 1 लाख से या 1% ऑफ टर्नओवर विच एवर इज हायर, लिमिट कैसे सेट होगी, मान लो टर्नओवर 1000 करोड़ है, तो उसका 1% कितना आएगा, अरे बोलो, 10 करोड़, तो लिमिट 1% 10 करोड़, तो 1 लाख और 10 करोड़ कौन सा आइटम ज्यादा है, क्या ज्यादा है, 10 ज्यादा है, ये लिमिट सेट हो गई, ये लिमिट सेट हो गई, यानी 10 करोड़ से ज्यादा का अगर कोई आइटम है तो उसे हमें सेपरेटली डिस्क्लोज करना है। अब सेपरेटली डिस्क्लोज का मतलब यह है कि उसके हेड के साथ आप अदर इनकम में जोड़ के नहीं दिखा सकते। समझ में आया, सेपरेटली डिस्क्लोज का मतलब, मान लो मैंने कोई लैंड बेची थी, उससे पैसा आया, तो मैं वो सेपरेटली लिखाऊंगा। मान लो स्क्रैप सेल करी मैंने, मेरा लोहे का बिजनेस था, वहां पे स्क्रैप निकलता था और वो स्क्रैप मैंने बेचा है। बाय प्रोडक्ट आपने पढ़ा होगा, पढ़ा है नहीं पढ़ा अभी तक, पढ़ा होगा, एक तरह का बाय प्रोडक्ट हो गया ना। अब उसको यूज करके या मैं बना रहा हूँ या मैंने वो स्क्रैप का स्क्रैप भी बेच दिया, तो वो जो स्क्रैप बेचा, मान लो उससे 10 करोड़ रुपए आ गए, अब वो 10 करोड़ मेरे को कैसे दिखाने पड़ेंगे, सेपरेटली दिखाने पड़ेंगे। ये किसने बोला, 320 तो मटेरियलिटी बताता है, 320 ने, ये शेड्यूल 3 ने बोला, और शेड्यूल 3 को फॉलो कौन करवा रहा है, 320 बोल रहा है कि मटेरियलिटी आपकी डिसाइड होगी एफआरएफ के हिसाब से। एफआरएफ बोले तो फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क के हिसाब से आप डिसाइड करोगे मटेरियलिटी। आया या नहीं आया, आया या नहीं आया, पक्का, चलो। अब कह रहा है सेपरेट डिस्क्लोजर ऑफ द शेयर होल्डिंग रिक्वायर्ड इन केस ऑफ शेयर होल्डर होल्ड्स 5% से ज्यादा की, अगर किसी ने शेयर होल्डिंग रखी हुई है तो उसका भी आपको सेपरेट डिस्क्लोजर करना है। आता है आपको ये, शेयर कैपिटल का एक शेड्यूल होता है, वहां पे शेयर कैपिटल का एक वो बनता है नोट, मेन होता है शेयर कैपिटल, फिर उसके अंदर नीचे रिजर्व एंड सरप्लस आता है। तो जो शेयर कैपिटल है उसका नोट बनेगा और उस नोट में आपको बताना पड़ेगा किस किस की शेयर होल्डिंग है। तो कह रहा है जिस बंदे ने 5% से ज्यादा की होल्डिंग रखी है उसका वहां पे नाम आपको अलग से दिखाना पड़ेगा, यानी सेपरेटली डिस्क्लोज करना पड़ेगा। तो सर जिसने 5% से कम की करी है उसका नाम दिखाने की जरूरत नहीं है। आया समझ में, पक्का, चले। तो ये क्या कह रहा है, ये एग्जाम्पल थे बेटा, ये एग्जाम्पल किस किस चीज के थे, कि कैसे आपकी मटेरियलिटी सेट होगी। आया, मटेरियलिटी सेट कैसे होगी, अकॉर्डिंग टू द एफआरएफ। आया, चलो।
हाउएवर, अब नीचे आना। पहला तो जनरल कंसेप्ट आप समझ गए कि मटेरियलिटी अगर सेट करनी है तो एफआरएफ मेरे को सेट करके देगा, और एफआरएफ वो डिपेंड करता है आपकी कंपनी पे क्या लग रहा होगा, ठीक है, कि आपकी कंपनी पे क्या लग रहा होगा वो एफआरएफ डिपेंड करता है। चले, अब कह रहा है नीचे, हाउएवर, ध्यान से सुनना आप, हाउएवर इन द अब्सेंस ऑफ एनी सच डिस्कशन इन एफआरएफ फॉलोइंग प्रिंसिपल में बी अप्लाइड। कह रहा है अगर एफआरएफ पढ़ के आपको ये समझ नहीं आया कि क्या मटेरियलिटी है, मान लो कोई ऐसी एंटिटी है उस पर कंपनी एक्ट लगता ही नहीं है, कंपनी एक्ट लगता ही नहीं है, मान लो कंपनी नहीं है वो फर्म है, कोई एंटिटी है, आ रहा है समझ में आपको, तो अगर वो फर्म कंपनी नहीं होगी तो क्या ये शेड्यूल 3 अप्लाई होगा उस पर? कंपनी मीन्स अ कंपनी इनकॉर्पोरेटेड इन इंडिया और आउटसाइड इंडिया, हैविंग प्लेस ऑफ बिजनेस इन इंडिया, यही सब तो था या किसी प्रीवियस एक्ट में। लेकिन अगर इनकॉर्पोरेटेड ही नहीं है तो किस बात की कंपनी और किस बात का शेड्यूल 3 आ जाए? तो कहता है वहां पे कैसे डिसाइड करोगे आप, आ जाओ। अब वहां पे आपकी मटेरियलिटी कैसे डिसाइड होगी कि कौन सा आइटम मटेरियल है कौन सा आइटम मटेरियल नहीं है? तो ये आपको यहाँ से देखना है, ये इसने रेफरेंस दिया है आपको कि आप समझो कि मटेरियलिटी क्या होता है और उसके हिसाब से आप अपना ऑडिट करो। आया या नहीं आया? ये किसको गाइड करने के लिए आए हैं ऐसे? ऑडिटर को, है ना? तो ये ऑडिटर को समझा रहे हैं, आ रहा है या नहीं आ रहा, है ना? और हम ऑडिटर को पढ़ा रहे हैं, देखो सौभाग्य हमारे। आ जाओ। एनी इंफॉर्मेशन which may affect the economic decision of the user of the financial statement are considered। समझ में आ गया? हाँ भैया, हम मास्क का बिजनेस करते थे, कोविड चला गया, क्या इकोनॉमिक डिसीजन पे फर्क पड़ेगा? पड़ेगा। आ रहा है या नहीं आ रहा? हाँ बोलो। अभी मैंने इसमें आपको एक केस और बताया होगा रैपिडो का, जैसे दिल्ली गवर्नमेंट ने बंद कर दिया कि भाई प्राइवेट व्हीकल आप यूज, अरे वो बाइक पे आ जाते हैं, वो प्राइवेट होती है बाइक, येलो प्लेट होती है क्या? नहीं होती। वो कौन सी बाइक यूज हो रही है? पर्सनल वाली। तो दिल्ली गवर्नमेंट ने ये बोला कि पर्सनल व्हीकल आप कमर्शियल यूज के लिए नहीं यूज कर सकते। अब ऐसा कोई कमेंट आ जाए, अभी तो दिल्ली में आया, मान लो ये कमेंट ऑल ओवर इंडिया आ जाए, तो दिक्कत आ रही है नहीं आ रही? हाँ दिक्कत आ रही है। तो उसमें आपको लिखना पड़ेगा कि हमारे बिजनेस से रिलेटेड ये कमेंट दिया है गवर्नमेंट ने, तो वो आइटम मटेरियल हो जाएगा आपके लिए, कि उसको आप मैनेजमेंट कैसे टैकल कर रहा है उस चीज को, आपको मैनेजमेंट से मांगना पड़ेगा, आप अपनी रिप्रेजेंटेशन दो इस चीज पे कि आप कैसे टैकल कर रहे हो इस चीज को। क्या आप सबके कमर्शियल करवाओगे? क्या आप रजिस्ट्रेशन में ये मैंडेटरी रखोगे, जो जो आप राइडर को अपॉइंट कर रहे हो उसमें क्या आप ये मैंडेटरी बनाओगे कि आपका जो व्हीकल है वो कमर्शियल होना चाहिए? जैसे अभी ओला उबर में होता है, प्राइवेट गाड़ी लग सकती है वहां? नहीं लग सकती, कमर्शियल होनी चाहिए। आ रहा है या नहीं आ रहा समझ में? आ जाओ अगला। कह रहा है मटेरियलिटी डिपेंड अपॉन द फैक्ट, सर्कमस्टांसेस, नेचर एंड साइज ऑफ द ट्रांजैक्शन। तो ये तो मैं डिस्कस कर चुका हूँ आपके लिए, आपके साथ डिस्कस कर चुका हूँ। क्या कहीं पे मैटर करता है कि 1 लाख मटेरियल हो, कहीं पे ऐसा हो सकता है कि 1 लाख मटेरियल ना हो। अगर वहाँ टर्नओवर और वहाँ ट्रांजैक्शन ही करोड़ों की हो रही है तो 1 लाख की अमाउंट वहाँ राउंड ऑफ में चली जाएगी। आ रहा है आपको समझ में? तो कह रहा है ये डिपेंड करता है भैया फैक्ट पे, सर्कमस्टांसेस पे, नेचर पे और साइज ऑफ द ट्रांजैक्शंस पे। हाँ, साइज ऑफ द ट्रांजैक्शंस का मतलब है कि उस बिजनेस के ट्रांजैक्शन की बात हो रही है। ट्रांजैक्शंस का मतलब है कि उसके बिजनेस की ट्रांजैक्शन कितनी कितनी है। कोई बिजनेस है वहां पे हजार हजार की ट्रांजैक्शन हो रही है, वहां की जो सबसे मोटी ट्रांजैक्शन है वही 20 लाख की है, तो वहां पे 5 लाख मटेरियल हो जाएगा। लेकिन कोई बिजनेस है वहां पे 20-20 करोड़ की हो रही है, 100-100 करोड़ की ट्रांजैक्शन हो रही है, तो वहां पे 20 लाख मटेरियल नहीं होगा, कम मटेरियल होगा। आ रहा है या नहीं आ रहा? तो कह रहे हैं डिपेंड करता है फैक्ट पे, सर्कमस्टांसेस पे, नेचर पे और साइज पे। चले आगे। पहला जनरल सेंस आपको बता दिया, एफआरएफ पे डिपेंड करता है मटेरियलिटी। चले आ जाओ। कह रहा है जजमेंट ऑफ मटेरियलिटी में डिफर फ्रॉम पर्सन टू पर्सन एंड इट इज ए सब्जेक्ट ऑफ प्रोफेशनल जजमेंट। तो भैया आप, अब मैं ऑडिटर हूं, मैंने कुछ मटेरियल आइटम निकाले, मैंने कुछ ये पॉइंट हाईलाइट करे कि ये चीजें मटेरियल है, और वहीं पे मैंने आपको भेजा, तो क्या आप भी सेम पॉइंट हाईलाइट करके लाओगे? आप बताओ। नहीं, आपका जजमेंट, प्रोफेशनल जजमेंट अलग हो सकता है, मेरा प्रोफेशनल जजमेंट अलग हो सकता है। आप बोल सकते हो कि भैया लोन को अच्छे से एनालाइज करो, मैं बोल सकता हूँ भैया डेटर को अच्छे से एनालाइज करो। आ रहा है या नहीं आ रहा? तो हर बंदे का ये प्रोफेशनल जजमेंट डिफर करता है उसके प्रोफेशनल कॉम्पिटेंस के हिसाब से, उसकी प्रोफेशनल स्किल के हिसाब से। तो भैया वो उस हिसाब से अपनी मटेरियलिटी का जजमेंट करेगा। तो ये किस पे डिपेंड करता है? प्रोफेशनल जजमेंट पे। जजमेंट अबाउट द मटेरियलिटी is totally depend upon the judgment of professional knowledge
और स्केप्टिसिज्म। ये बात बोल सकते हैं? बोल सकते हैं, नहीं बोल सकते? चले आ जाओ। कह रहा डिटर्मिनेशन ऑफ मटेरियलिटी इज टू बी कंसिडर्ड ऑन द बेसिस ऑफ रिक्वायरमेंट ऑफ कॉमन यूजर। कॉमन यूजर कौन? जिसके लिए रिपोर्ट तैयार हो रही है, कौन है? शेयर होल्डर्स। कौन है? स्टेक होल्डर्स, शेयर होल्डर्स। सही है कि जिसका पैसा लगा हुआ है वो कॉमन यूजर है, ठीक है। तो आपको वो ध्यान में, वो मद्देनजर रखते हुए डिटर्मिनेशन ऑफ मटेरियलिटी करना है कि क्या ये जो ट्रांजैक्शन हो रही है कहीं ऐसा तो नहीं है कि ये हमारे शेयर होल्डर के लिए हार्मफुल हो, ऑपरेसिव हो, मिस स्टेटेड हो। आ रहा है? मटेरियलिटी पल्ले पड़ रही है? आ जाओ, बस 2 पेज बचे हैं, खत्म फिर, है ना? जल्दी जल्दी कर लेना, आ जाओ। कह रहा है ऑडिटर अजम्पशन अबाउट द यूजर, ऑडिटर अजम्पशन अबाउट द यूजर ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट व्हाइल डिटरमाइनिंग द मटेरियलिटी। कह रहा है कि भैया ऑडिटर ये चीजें एज्यूम कर सकता है। अरे आप पढ़ते थे इकोनॉमिक्स में, वहां अजम्पशन ली जाती थी, कोई प्रिंसिपल बनाया जाता था, तो ये बिल्कुल वैसा ही है कि ऑडिटर अगर मटेरियलिटी डिटरमाइन कर रहा है तो ये एज्यूम करके चल रहा है कि जो मैंने मटेरियलिटी डिटरमाइन करी है वो उन चीजों में ये चीजें प्रेजेंट है। जैसे वहां पे आप देखते थे यूजर हैव द रैशनल नॉलेज, ये आपने पढ़ा हुआ होगा। कंज्यूमर रैशनल है, ये आपने पढ़ा हुआ होगा बचपन में, है ना? तो ये वही वाली एजम्पशन है। देखो कह रहा है यूजर हैव द नॉलेज, यूजर हैव द रीजनेबल नॉलेज ऑफ द बिजनेस इकोनॉमिक एक्टिविटी एंड द अकाउंटिंग प्रिंसिपल। तो ये हम एज्यूम करके चल रहे हैं, तभी तो आप कभी ऑडिटर की रिपोर्ट उठा के देखना कितनी टेक्निकल होती है। तो ये हमें तो ये बोल देना चाहिए कि ऑडिटर भाई कल से तू रिपोर्ट हिंदी में निकालेगा, क्योंकि समझ में ही नहीं आ रही लोगों के। तो हमारी रिपोर्टिंग हो इस हिसाब से रही है, बिकॉज वी आर एज्यूमिंग दैट कि जो हमारा यूजर है वो कैसा है, रीजनेबल नॉलेज वाला बंदा है, तभी तो पैसा लगा रहा है बिजनेस में। आ रहा है या नहीं आ रहा समझ में? तो एजम्पशन है, क्या इसे जस्टिफाई करूं? ये समझ में आ गया? समझ में आ गया पक्का? आ गया ये। यूजर अंडरस्टैंड दैट फाइनेंशियल स्टेटमेंट आर प्रिपेयर्ड, प्रेजेंटेड एंड ऑडिटेड टू द लेवल ऑफ मटेरियलिटी। यानी इनकी जो ऑडिट हुई है वो मटेरियलिटी लेवल पे हुई है, इसका मतलब हम 100% एक्यूरेसी नहीं दे रहे। तो ये चीज भी यूजर अंडरस्टैंड कर रहा है कि ये भाई ऑडिटर हैं, ये इन्वेस्टिगेशन नहीं कर रहे जो ये पूरा फ्रॉड छान के देंगे तेरे को कि यहाँ पे 10 रुपए का फ्रॉड हो गया। समझ में आया? आ रहा है या नहीं आ रहा? तो सुनो, यूजर क्या कर रहा है मेरे बच्चे? अंडरस्टैंड कर रहा है कि जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट है वो मटेरियलिटी लेवल पे बने हुए हैं और ऑडिट हो रखे हैं। आगे चले, कह रहा है यूजर रिकॉग्नाइज द अनसर्टेनिटीज इनहेरेंट इन द मेजरमेंट ऑफ द एस्टिमेट। तो ये बात यूजर भी समझ रहा है, ये बात। यानी अगर आपने वहां पे कोई प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट बनाया है तो ये चीज यूजर के भी समझ में आ रही है कि हाँ इतना एस्टिमेशन प्रॉपर है। आ रहा है या नहीं आ रहा आपको? तो यानी जो भी एस्टिमेट्स वहां पे लिए गए हैं वो भी यूजर को भी समझ में आ रहे हैं। तो ये हम एज्यूम करते हुए चलते हैं, लेकिन हमें वो एग्जामिन करना है, वो बात अलग है कि वो एस्टिमेट्स क्या रीजनेबल है या नहीं है। आ रहा है या नहीं आ रहा? तभी तो आप देखते हो इतने बड़े बड़े प्रोफेशनल लोग सीधी सीधी अपनी जजमेंट दे देते हैं। वो तो अपने जो कमेंट या जजमेंट या कोई भी रिमार्क देते हैं वो ये सोचते हुए ही तो देते हैं कि सामने वाले को समझ आ जाएगा। फिर लोग उसे पढ़ते हैं, समझते हैं, कोशिश करते हैं। तो ये एजम्पशन हमें लेनी पड़ेगी, वरना हमें तो हिंदी में रिपोर्ट निकालनी पड़ जाएगी। इंडिया का अगर मास देखोगे तो आप। आ रहा है नहीं आ रहा? चलो आ जाओ। कह रहा है यूजर मेक द रीजनेबल इकोनॉमिक डिसीजन ऑन द बेसिस ऑफ इंफॉर्मेशन इन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट। तो ये भी हम एज्यूम कर रहे हैं कि जो यूजर है भैया वो रीजनेबल इकोनॉमिक डिसीजन लेगा ऑन द बेसिस ऑफ इंफॉर्मेशन जो कि हम दी गई है किसके द्वारा, फाइनेंशियल स्टेटमेंट के द्वारा। तो सर मैं इसको एजम्पशन को ये ना लिख दूं कि सारी एजम्पशन यूजर के बारे में है, खत्म? क्या क्या है बताना? किस किस चीज के लिए? उसे रीजनेबल नॉलेज है कि वो समझ सकता है फाइनेंशियल स्टेटमेंट क्या है, ऑडिट क्या है, ऑडिट की रिपोर्ट को पढ़ सकता है, समझ सकता है। दूसरा, वो ये समझ सकता है कि मटेरियलिटी लेवल पे चेकिंग हुई है, प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन उस तरीके से नहीं हुआ कि 100% एश्योरेंस है। तीसरा, वो ये जानता है कि यहाँ पे एस्टिमेट्स जो लिए गए हैं उनकी इनहेरेंट लिमिटेशन क्या है, वो पूरे सर्टेन नहीं होते, देयर आर सम अनसर्टेनिटी, है ना। और वो ये भी जानता है कि उसको कैसे उस फाइनेंशियल स्टेटमेंट को पढ़ के डिसीजन लेना है।
आया या नहीं आया? आया या नहीं आया? चलो अब देखना, कह रहा है ऑडिटर, ऑडिटर कंसिडरेशन एज टू मटेरियलिटी। कह रहा है ऑडिटर का क्या कंसिडरेशन होना चाहिए जब वो मटेरियलिटी को डिसाइड कर रहे हैं। सही है, तो सबसे पहले कंसेप्ट लिखा हुआ है, इजी है। कह रहा है टू बी अप्लाइड बाय द ऑडिटर व्हाइल प्लानिंग एंड परफॉर्मिंग द ऑडिट ऑफ द फाइनेंशियल स्टेटमेंट। तो मटेरियलिटी कह रहा है कि जो कंसेप्ट ऑफ मटेरियलिटी है बेटा, वो अप्लाई कहां पे हो जाना चाहिए? प्लानिंग में भी और प्रोग्रामिंग में भी, है ना? समझ में आया? परफॉर्मिंग मतलब प्रोग्रामिंग ही हो गया। तो कह रहा है प्लानिंग में ही आप डिसाइड कर लोगे क्या आइटम मटेरियल है क्या नहीं है ना? कैसे आपको उसे देखना है, कैसे आपको उसे जज करना है। और फिर प्रोग्रामिंग में उसके आप प्रोसेस भी आइडेंटिफाई करोगे, क्या प्रोसीजर लगाने वाले हो डिटेल में। आ रहा है नहीं आ रहा? तो मटेरियलिटी कब हमें डिसाइड करनी है? प्लानिंग स्टेज पे ही। आ रहा है या नहीं आ रहा? फिर प्रोग्रामिंग में उसका एग्जीक्यूशन करना है। चले आगे, आगे आइए। वाइल प्लानिंग द ऑडिटर इज रिक्वायर्ड टू कंसीडर द मटेरियलिटी फॉर, किसके लिए मटेरियलिटी करनी है? डिटरमाइन करना है, देखो एनटी किसका? रिस्क असेसमेंट प्रोसीजर का। कह रहा है आइडेंटिफाई करना है और एसेस करना है रिस्क ऑफ मटेरियल स्टेटमेंट, और डिटरमाइन करना है एनटी फर्दर ऑडिट प्रोसीजर का। फर्दर ऑडिट प्रोसीजर, एनटी नेचर टाइमिंग एंड एक्सटेंट, नेचर टाइमिंग एंड एक्सटेंट। आया या नहीं आया? तो सुन लेना प्लीज, सुन लेना प्लीज। इधर कह रहा है वाइल प्लानिंग ऑडिटर को रिक्वायर्ड है कि वो मटेरियलिटी को देखते हुए ये डिसाइड करे कि मेरे रिस्क असेसमेंट प्रोसीजर की क्या नेचर, टाइमिंग और एक्सटेंट होने वाली है ना? ऐसा तो नहीं है सारे इमटेरियल आइटम में घुसे हुए हो, ऐसा भी तो हो सकता है। वहां पे बोला कि भैया 5% को डिस्क्लोज करना है शेयर होल्डिंग को, आप सारे वो ढूंढ के बैठे हो जो 5% से कम है। इसका मतलब नॉलेज नहीं है। समझ में आ रहा है आपको? तो इसलिए स्टैंडर्ड दिया गया, और स्टैंडर्ड जो एसए है वो आपको सिखा रहा है कि भैया जो मटेरियलिटी का कंसेप्ट है ना, वो तभी लगा देना, वो तभी लगा देना जब आप अपना क्या रिस्क असेसमेंट प्रोसीजर डिजाइन कर रहे होगे। तो मटेरियलिटी को देख के डिजाइन करना। आ रहा है नहीं आ रहा? क्या आइटम मटेरियल है? अब मटेरियल क्या है वो हमने डिस्कस कर लिया। अगर एफआरएफ है तो एफआरएफ, और अगर नहीं है तो ये 4 पॉइंट। सही है, तो उसको देखते हुए आप डिसाइड करोगे क्या आपका नेचर, टाइमिंग, एक्सटेंट किसका? रिस्क असेसमेंट प्रोसीजर का, या बोलो आरआरएम बोले तो रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट का, और फर्दर ऑडिट प्रोसीजर का। यानी जो भी काम करने वाले हो वो किसको ध्यान में रख के करोगे? मटेरियलिटी को। आया या नहीं आया? चले, कह रहा है वाइल परफॉर्मिंग द ऑडिट, ये बोला था वाइल प्लानिंग, ये क्या बात थी भाई? वाइल प्लानिंग। अब ये क्या बोल रहा है? वाइल परफॉर्मिंग द ऑडिट द ऑडिटर इज रिक्वायर्ड टू कंसीडर द मटेरियलिटी फॉर, क्या किस लिए? कह रहा है डिटरमाइन करने के लिए सफिशिएंसी, डिटरमाइन करने के लिए सफिशिएंसी एंड एप्रोप्रिएटनेस ऑफ ऑडिट एविडेंस। यानी मटेरियलिटी किस लिए यूज करेगा वो बताना। हाँ, अब वो मटेरियलिटी इसलिए देखेगा, वो कहेगा मेरे को एक बात बताओ, जैसे हमने बोल दिया कि सारे आइटम जो 1% रेवेन्यू, वो रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन का 1% और 1 लाख विच एवर इज हायर वाले आइटम सेपरेटली डिस्क्लोज करने हैं, है ना? अब आप मेरे को इस चीज की वो बता दो कि आपने कैसे चेक करा कि कौन सा आइटम इतने परसेंट से ऊपर है या नहीं है? कैसे चेक करा? हाँ, आप दिखाओगे ना पेपर, यानी आप कोई प्रोग्राम बनाओगे ऐसा जिससे आप सफिशिएंट और अप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस इकट्ठे करोगे कि मैंने सारे ऐसे आइटम देख लिए जो 10% से सर ऊपर के हैं, और सर इन्होंने प्रॉपर डिस्क्लोज भी करे हुए हैं, और जो नहीं करे हुए वो हमने इनको बोला है कि करो। आ रहा है या नहीं आ रहा? हाँ, तो आपको ये चीज प्रूव करने के लिए सफिशिएंट और अप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस भी कलेक्ट करने पड़ेंगे जब आप जाओगे। तो प्लानिंग स्टेज हो गई कि हमें देखने हैं वो आइटम। समझ में आ रहा है आपको? आपको समझ में आ रहा है कि प्लानिंग स्टेज हो गई। अब आप कहोगे भाई मेरे को ना अपना जो पीएनएल का क्रेडिट साइड है उसका लेजर दे दे, मतलब उसका पूरा डिटेल दे दे। आ रहा है नहीं आ रहा? पीएनएल की क्रेडिट साइड में आता है ना भाई रेवेन्यू वेवेन्यू, तो आप पूरी डिटेल मांग लोगे। अब आप एक तो सेल्स होगा वहाँ या सर्विस होगा, अगर सर्विस वाला है तो वो तो है ही है। अब जो अदर इनकम आई है या किसी और तरीके से इनकम आई है, उसमें आप आइडेंटिफाई करोगे कि कोई पार्टिकुलर हेड से ऐसी इनकम तो नहीं है जो 10% से ज्यादा की आई है। समझ में आ रहा है? हाँ, तो उसका आप एविडेंस कलेक्ट कर लोगे। ठीक,
तो यानी आपको काम करते वक्त आपको सफिशिएंट और अप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस कलेक्ट करने हैं और आपको मटेरियलिटी डिसाइड करते हुए ये काम करना है। आया? चलें, क्या मैं बोल रहा हूँ कि सारे जितने भी तरीके से रेवेन्यू आया, डिविडेंड कमाया किसी कंपनी ने, तो क्या वो भी आप सारा ढूंढोगे किस किस कंपनी से कितना कितना कमाया? क्या वो मटेरियल है? नहीं, उसकी छोटी मोटी इन्वेस्टमेंट होगी, उससे कोई डिविडेंड आया होगा, तो वो इतना मटेरियल नहीं है। लेकिन अगर कोई 10% का आइटम है वो मटेरियल हो जाएगा। चलें, आइए इवेल्युएशन ऑफ ऑडिट एविडेंस। जब आप इवेल्युएट कर रहे हो ऑडिट एविडेंस को, तब भी आपको मटेरियलिटी का ध्यान में रखना है। ये कब की बात हो रही है? वाइल परफॉर्मिंग, वाइल परफॉर्मिंग। अब एविडेंस आ गया, एविडेंस आपने बहुत सारे कलेक्ट कर लिए, उन्हें इवेल्युएट कर रहे हो, तो इवेल्युएट करते वक्त भी आपको देखना है कि मटेरियलिटी के हिसाब से क्या हिट हो रहा है। आ रहा है या नहीं आ रहा? आइए, ड्राइंग द कंक्लूजन ऑन द बेसिस ऑफ ऑडिट एविडेंस। तो जब परफॉर्म कर रहे हो ना, तो ये तीनों काम आप मटेरियलिटी को ध्यान में रख के करोगे। पहला बताइए क्या था? सफिशिएंट और अप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस कलेक्ट करना, उनका इवेल्युएशन करना, उनसे कंक्लूजन लेना। 3 काम है, ये तीनों काम आप मटेरियलिटी को अपने माइंड में रख के करोगे। आया या नहीं आया? हम आशा करते हैं कि समझ में आ गया हो और आगे चलते हैं। हाँ, आइए, बहुत इजी है, छोटा सा पॉइंट है, बस खत्म। ठीक है, कह रहा है कंसेप्ट ऑफ परफॉर्मेंस मटेरियलिटी, ये क्या होता है? हाँ, आ जाओ देखते हैं। परफॉर्मेंस मटेरियलिटी may be defined as amount set by the auditor at less than materiality for the financial statement so as to reduce the risk that aggregate of uncorrected and unidentified misstatement may exceed the materiality for the financial statement as a whole। क्या बोला? यहाँ पे सब शांति शांति है। राज फिल्म की भूतनी आई है क्या? देखो एग्जांपल ले लेते हैं, खत्म हो गया। मैंने मटेरियलिटी डिसाइड करी कि 1 लाख रुपए की मटेरियलिटी, मतलब आइटम जो है वो मटेरियल है, मैं उसे ठीक से एनालाइज करूंगा। क्लियर है? क्लियर है? अब मैंने ऐसे आइटम देख लिए, कोई एंट्री थी 40,000 की, नीचे एग्जांपल लिखा हुआ है, कोई एंट्री थी 50,000 की थी, कोई एंट्री 10,000 की, कोई एंट्री 20,000 की, और कोई एंट्री 30,000 की। ठीक है, लेकिन जब मैं इनको एग्रीगेट कर रहा हूँ, इनमें ना बेटा कोई मिस स्टेटमेंट है, इनमें क्या है? मिस स्टेटमेंट है, और इनको जब एग्रीगेट करता हूँ तो 1 लाख पार हो जाता है ऐसे मिस स्टेटमेंट अमाउंट्स में। डन। अब ये तो मेरी मटेरियलिटी को हिट कर रहा है इन एग्रीगेट, इन एग्रीगेट। तो मेरे को अब इसमें से डिसाइड करना पड़ेगा, इसमें से डिसाइड करना पड़ेगा कि भैया मैं एक अमाउंट पकड़ लूं जिसको मैं ये बोल दूं कि 20,000 तक से जो ऊपर के आइटम है वो मटेरियल है। 20,000 से जो ऊपर के आइटम है वो मैंने फर्दर बोल दिया दोबारा कि मटेरियल है। अब ये जो 20,000 वाली मैंने मटेरियलिटी डिटरमाइन करी, ये क्या है बेटा? परफॉर्मेंस मटेरियलिटी। ये क्या है? परफॉर्मेंस मटेरियलिटी। तो यानी मैंने क्या करा, अपने ही मटेरियलिटी के बेंचमार्क को, जो मैंने 1 लाख रखा था, उसको कुछ ट्रांजैक्शन के लिए कम कर दिया जहां पे मिस स्टेटमेंट इन एग्रीगेट में उस मटेरियलिटी को हिट कर रहा था, जहां पे मिस स्टेटमेंट उस मटेरियलिटी को एग्रीगेट में हिट कर रहा था। समझ में आया? अब पढ़ के देख लो, खत्म हो गया। आ जाओ पढ़ लो प्लीज। कह रहा है परफॉर्मेंस मटेरियलिटी मे बी डिफाइन एज द अमाउंट सेट बाय द ऑडिटर एट लेस देन मटेरियलिटी फॉर द फाइनेंशियल स्टेटमेंट। इंपॉर्टेंट है ये, आएगा ये। फॉर द फाइनेंशियल स्टेटमेंट सो एज टू reduce the risk that the aggregate of uncorrected or unidentified misstatement may exceed the materiality for the financial statement as a whole। अब नीचे एक एग्जांपल है, वो डिस्कस कर लेते हैं फिर खत्म है। वही एग्जांपल है, जल्दी जल्दी रीड कर देता हूं बस। ठीक है, while planning the audit, auditor fixed the materiality for the revenue of 1 lakh item
1 लाख का आइटम को वो मटेरियल बोल रहा था। ड्यूरिंग द वाउचिंग द ऑडिटर ऑब्जर्व दैट द सम स्टेटमेंट एग्जिस्ट इन सेलेक्टेड सैंपल इन द रेंज ऑफ 5,000 और 40, यानी बहुत सारे आइटम थे, 5,000 से 40,000 की रेंज के बहुत सारे आइटम थे। मान लो कोई प्रिंटिंग का खर्चा, कोई कन्वेंस का खर्चा, कोई स्टेशनरी का खर्चा, बहुत सारे खर्चे होते हैं भैया एक बिजनेस में। स्टाफ वेलफेयर का खर्चा, खाने पीने का खर्चा, कोल्ड ड्रिंक आ रही है, आ रहा है या नहीं आ रहा समझ में आपको, तो बहुत सारा हो सकता है। द ऑडिटर इज ऑफ द व्यू दैट इफ इग्नोर द एग्रीगेट ऑफ द सच अनकरेक्टेड और अनडिटेक्टेड मिस स्टेटमेंट में एक्सीड दी 1 लाख। सही है। Hence a need arise to determine the performance materiality, एक नीड अराइज होती है जो डिटरमाइन करती है किसको, परफॉर्मेंस मटेरियलिटी को, विच मे बी फिक्स एट एनी अमाउंट ऑन द जजमेंट ऑफ द ऑडिटर। सेज फॉर एग्जांपल 10,000 के आइटम को हम ठीक से चेक करेंगे, आया या नहीं आया, परफॉर्मेंस मटेरियलिटी समझ आया, ये इंपॉर्टेंट है बेटा, ध्यान रखना। ठीक है, आज हमारा ये मटेरियलिटी खत्म हो गया और मोस्ट प्रोबेबली हमारा जो नेक्स्ट लेक्चर होगा उसमें ये चैप्टर हमारा खत्म हो जाएगा और हम एक नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे। ठीक है, चलो, थैंक यू वेरी मच।